राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ जो आपको वीडियो पहले हमने बना के अपलोड किए हैं वो पसंद आए होंगे। और यदि उनसे संबंधित आपको कोई क्वेरी हो या कोई आपके दिमाग में कोई और टॉपिक आता हो जिसके रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट करके आप हमें बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा का व्यवसायीकरण। यानी जो शिक्षा कभी सेवा भाव से, जिसका भाव सेवा और समर्पण रहता था, आज वो किस तरीके से एक बहुत बड़े व्यापार या व्यवसाय या कह लीजिए बिजनेस मॉडल का रूप ले चुकी है। और ये केवल हमारे देश में ही नहीं है, केवल ऐसा भारत में ही नहीं हो रहा है। दुनिया के लगभग हर डेवलपिंग कंट्री में एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह यूज़ किया जा रहा है, या कह लीजिए कि एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। अब जो एजुकेशन पहले गुरुकुलों में हुआ करती थी, आज उस एजुकेशन ने एक आप ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके का ग्लैमराइज एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं वो अपना लिया गया है उसमें। यानी आज की डेट में आप किसी अच्छे कॉलेज की बात करेंगे, प्राइवेट कॉलेज की, तो वो आपको कॉलेज कम लगेगा। एक कह लीजिए कि दूर से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत खूबसूरत कॉरपोरेट हाउस की बिल्डिंग है, या जो कॉरपोरेट्स के आजकल ऑफिसेज बनते हैं, मल्टी स्टोरी ऑफिसेज, उस तरीके की कोई बिल्डिंग है। ठीक है। देश में शिक्षा का जो स्तर होता है या शिक्षा का जो कार्य होता है वो समाज में चेतना बढ़ाने वाला कार्य होता है। लेकिन आज के समय में जो देश की शिक्षा प्रणाली है वो चेतना बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। वो व्यक्ति को, जो पेरेंट्स हैं, उनको चिंतित करने का काम कर रही है, ना चेतना बढ़ा रही है। केवल और केवल जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको चिंतित करने का काम कर रही है। और एक इतना बड़ा व्यापार कह लीजिए, लगभग आज की जो मौजूदा स्थिति है उसके अनुसार इस हमारे देश में जो शिक्षा के व्यापार का जो एक आंकड़ा है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का है। एक अमूमन आइडिया है कि सभी कोचिंग और इंस्टीट्यूशंस जो हैं सबका मिला के लगभग 200 बिलियन डॉलर का हमारा ये एक व्यापार है, एक जिसको बोलते हैं कि, और ये व्यापार हर साल लगभग 10% की वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। यानी इस व्यापार में हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तक विश्व में लोग हैं तब तक शिक्षा है। तो इसलिए ये ऐसा व्यवसाय है जो कभी ना बंद हो सकता, ना ख़त्म हो सकता, ना इसमें कोई रिसेशन आ सकता, ना ही इस व्यापार में कोई। और सबसे बड़ी इस व्यापार की जो एक कोर क्वालिटी है, या जो एक कह लीजिए इस व्यापार की कोर वैल्यू है, इसमें रिस्क भी पेरेंट्स का होता है और इन्वेस्टमेंट भी पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स ही पैसा लगाते हैं और उसके अगेंस्ट में बच्चा अगर पास हो जाए तो वो उनका आउटपुट हो जाता है, अगर बच्चा फेल हो जाता है तो वो एक तरीके से उनका लॉस है, या जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो आज की डेट में जो हमारे यहाँ शिक्षा का मॉडल है वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करता है कि रिस्क भी आपका और इन्वेस्टमेंट भी आपका। ठीक, पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ने जाया करते थे तो कई जगह आपने एक कोट, आज भी कई जो पुराने हमारे स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं उनमें आपको एक कोट लिखा हुआ देखने को मिलता था, जिसमें साफ साफ लिखा रहता था, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसी प्रकार का एक कोट जो हमारे यहाँ संस्कृत का एक श्लोक है माँ सरस्वती का, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यानी जो ऊपर कोट बोला शिक्षार्थ आइए सेवार्थ आइए, एक तरीके से उसी के पैरेलल ये कोट काम करता है कि हमें एक सद्गुण, माता सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्गुणी बनाए और जिससे हम शिक्षित बनाए, सद्गुणी बनाए, जिससे हम दूसरों के जीवन में उजाला, दूसरों के जीवन में ज्योति
भर सकें। ठीक है, किंतु आज की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत अलग हो चुकी है। यहाँ बच्चे के स्कूल से लेकर कॉलेज और उसके साथ बच्चे की कोचिंग का खर्च माता पिता या बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं उनकी चिंता का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। आप ऐसे मान के चलिए कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे को पढ़ाना आज की डेट में कितना बड़ा एक कह लीजिए खर्चा होता है, ये हम सभी इससे अछूते नहीं है। सबको पता है कि एक बच्चे को पढ़ाने का आज की तारीख में क्या खर्चा है। ठीक है, क्योंकि आज देश में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि देश का एक आम नागरिक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को स्कूल भेजने में असमर्थ होते हैं, नहीं भेज पाते। और सरकारी स्कूलों की बात करें तो उनमें हाँ धीरे धीरे सुधार हुआ है, लेकिन उनमें भी स्थिति अभी जितनी ज़रूरत है उतना सुधार उनमें हो नहीं पाया है। लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों में भी बच्चे जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब हमारा किसी पड़ोसी का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो बच्चे भी सोचते हैं कि हमें भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए और हम वहाँ पढ़ाई कर लें। तो एक बच्चा होता है, बच्चे का मन ही होता है, बच्चा भी चाहता है औरों की तरह अच्छी जगह पढ़ना, अच्छे माहौल में जाके अपने आप को शिक्षित करना चाहता है बच्चा भी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी होने के कारण हर माँ बाप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और खर्चा इतना ज़्यादा है कि बच्चे भी और माँ बाप भी डरते हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने से। इसका एक साधारण बिंदु आप ऐसे समझ सकते हैं। पहले आज से लगभग 30 साल पहले बच्चों को एनसी में एडमिशन दिया जाता था, फिर केजी, फिर फर्स्ट। अब बच्चे को प्री एनसी, पहले प्ले स्कूल, फिर प्री एनसी, फिर एनसी, फिर केजी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी। यानी जब तक बच्चा 7-8 साल का होगा तब वो जाकर कहीं फर्स्ट में आ पाएगा, क्योंकि वो भी प्री एनसी मतलब प्ले स्कूल में जब आप बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो उस समय बच्चे की उम्र लगभग 2.5 साल होनी चाहिए, तब उसका प्ले स्कूल में एडमिशन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षा का व्यापारीकरण करके माँ बाप की जेब से पैसे निकलवाने का काम किया जाता है। इस देश में शिक्षा को कभी सेवा भाव में प्रस्तुत किया जाता था, कभी शिक्षा हमारे देश में सेवा का एक पार्ट हुआ करती थी, लेकिन उसका इस तरह से ग्लैमराइजेशन किया कि आज निजी शिक्षण संस्थान और वहाँ का माहौल किसी शिक्षण संस्थान की तरह नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि आप किसी एक बड़े कॉरपोरेट हाउस में आ चुके हैं। ठीक, शिक्षण संस्थान चाहे स्कूल हो या फिर बड़े बड़े कॉलेज, सभी जगह केवल एक ही काम को प्राथमिकता दी जाती है कि किस प्रकार आम जनता को ये विश्वास दिलाया जाए कि उनका शिक्षण संस्थान और दूसरे शिक्षण संस्थानों से बेहतर है। और यह काम, या हम इस बात को कह सकते हैं कि जिस प्रकार पूरे विश्व में किसी भी वस्तु को बेचने के लिए मार्केटिंग का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार आज वर्तमान दौर में शिक्षा को बेचने के लिए मार्केटिंग का प्रयोग किया जा रहा है और उस मार्केटिंग के द्वारा लोगों को शिक्षा बेची जा रही है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले आपने सभी ने देखा होगा, ना कभी शिक्षा का कोई किसी भी शिक्षण संस्थान का ना कोई ऐड होता था, ना उसके लिए मार्केटिंग के लिए लोग होते थे, ना कहीं ऐड आता था। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल एरा बढ़ा, मार्केटिंग बढ़ी, तो शिक्षा को भी उसी मार्केटिंग में शामिल कर लिया गया और शिक्षा का भी जो कहना चाहिए बाजारीकरण होना शुरू हो गया। और बाजारीकरण क्या, क्योंकि आजकल जो भी इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, जो भी शिक्षण संस्थान बन रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वो कैसे लगते हैं, कारपोरेट हाउसेस की तरह। तो जब इन्वेस्टमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट सारा मार्केटिंग पे ही हो जा रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि पढ़ाई का स्तर क्या होगा। और यदि उनके यहाँ पढ़ाई का स्तर ही इतना ऊंचा होता, पढ़ाई इतनी अच्छी होती, तो शायद उन्हें मार्केटिंग की आवश्यकता ना होती। क्यों?
क्योंकि आज के जिस युग में डिजिटल एरा में सब जी रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और सब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग चलती रहती है। उसके बाद भी आप देखिए शिक्षण संस्थानों को क्या है कि मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी, कैसी नहीं। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें शिक्षा के नाम पर धन इकट्ठा करने की एक लालसा है, जो आज इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा का व्यवसायीकरण एक नया रूप ले चुका है। यानी डिजिटल एरा में जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट आया है, इसने इस व्यवसाय को एक नया आयाम प्रदान किया और कह लीजिए आपकी एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग क्यों करानी पड़ती है किसी वस्तु या सर्विस की। किसी भी वस्तु की या किसी भी सर्विस की मार्केटिंग तभी होती है जब वो चीज़ बिक ना पाए या उसे लोगों के बीच में उतना महत्वाकांक्षा के अनुरूप स्पेस ना मिल पाए। ठीक, आज पूरे देश में शिक्षा का व्यवसाय, शिक्षा का उद्योग का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, और लगभग मैंने आपको भी पहले ही बताया कि $200 बिलियन का ये बाज़ार है, जिसमें स्कूल कॉलेज के साथ साथ कोचिंग व्यवसाय भी जुड़ा है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि जब आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, फिर प्री एनसी में जाता है, फिर एनसी में जाता है, उसको तभी से आपको कोचिंग देनी पड़ती है। अब आप खुद इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं, या तो बच्चा आपका पढ़ने में बहुत वीक हो, तब आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, नॉर्मल बच्चों की तरह है, तो कोचिंग की ज़रूरत क्यों। लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ के लिए कोचिंग ज़रूरी है। स्कूल में एक साथ 40-50 बच्चे बैठते हैं, तो उन पर टीचर का पूरा ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए आपको अलग से बच्चे को अपने कोचिंग दिलवाने की ज़रूरत है, जिससे वो पढ़ाई में तेज़ हो सके। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जो स्कूल में बच्चा पढ़ के आता है और उसके बाद फिर वो बच्चा 2 ढाई 3 घंटे कोचिंग पढ़ना चाहता है, तो उसके दिमाग का या उसकी बुद्धि का या उसके मस्तिष्क का विकास क्या कोचिंग पढ़ने से और स्कूल जाने से ही होगा, और किसी एक्टिविटी से नहीं होगा। घर में जो बच्चा खेल नहीं पाएगा, उसको खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, वो कुछ और कहीं अपना दिमाग लगा नहीं पाएगा, सारा दिमाग किताबों में लगा देगा, तो क्या उसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो बच्चा पढ़ने में तेज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसको डेवलप किया गया कि आपका बच्चा यदि और बच्चों से पीछे रह जाएगा तो उसकी ग्रोथ पे गलत असर पड़ेगा। कोई गलत असर नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, जाने कितने बच्चे कभी नहीं पढ़ते थे, स्कूल कॉलेज में कभी ढंग से नहीं पढ़े, लेकिन वो आज उन मेधावी बच्चों से भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जो अपने स्कूल के कभी कभी टॉपर रहे हैं। ये हम सभी के सामने बहुत से उदाहरण हैं कि जो बैक बेंचर्स रहे, आज वो फ्रंट लाइन के प्लेयर हैं, और जो फ्रंट लाइन के प्लेयर थे कॉलेज और स्कूल टाइम में, वो बैक बेंचर्स हो गए एक तरीके से। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, या प्राइवेट ट्यूशन का जो एक पुराने टाइम में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, वो इसलिए हुआ था जब कुछ बच्चे या लड़कियों के लिए स्पेसिफिक कॉलेज नहीं होते थे, या कुछ जगह आपने देखा होगा कि लड़कियों को पढ़ने की उस तरह से सुविधा नहीं थी, तो उनको पढ़ाने के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स को हायर किया जाता था, जो उनको घर पे आकर पढ़ा सकते थे। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बदलता गया, समय बदलता गया, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नया रूप देकर उसे प्रॉपर कोचिंग सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया, और आज प्राइवेट ट्यूशन का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा हो चुका है कि जितनी पैरेलल एक शिक्षण संस्थान की या शिक्षा व्यवस्था चल रही, उसी के पैरेलल ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू आज की डेट में कोचिंग हो गई है। आपको सरकारी नौकरी करना है तो भी आपको कोचिंग करना है, आपको किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना है गवर्नमेंट जॉब के ही, तो आपको कोचिंग करना, आपको किसी बड़े शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना है तब आपको कोचिंग की तैयारी करनी, आपको इंजीनियरिंग के किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेना है तो आपको कोचिंग करनी है। तो इस तरीके से इस कोचिंग सेंटरों का एक शिक्षण संस्थानों के पैरेलल एक व्यवस्था बना दी गई है, जिसे ना तो हम बाहर निकल सकते हैं और ना हमें बाहर निकलने की छूट है। क्यों? क्योंकि इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि यदि आपका बच्चा इस कोचिंग में नहीं गया, या फला कोचिंग में नहीं पढ़ा, या फला
टीचर से नहीं पढ़ा तो आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर फला कोचिंग, फला स्कूल, फला टीचर ने उस बच्चे को पढ़ाया तभी उसका भविष्य, अन्यथा उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है और वो बच्चा जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। अगर वो फला कोचिंग में, फला ट्यूशन में, फला टीचर से पढ़ेगा तभी उसका भविष्य, और वही उसका भविष्य निर्धारित करेंगे। कुछ इस तरीके का एक वातावरण तैयार किया जाता है कोचिंग के नाम पे। यानी आप कह सकते हैं कि शिक्षा के साथ आपके बच्चे के भविष्य को जोड़कर उस दोनों को, आपके बच्चे का भविष्य और शिक्षा और प्लस शिक्षा देने वाले तीनों का एक मिक्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और उसका प्रस्तुतिकरण इस तरीके से होता है, यदि आप एक अच्छे कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, एक अच्छी कोचिंग में आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे का कैरियर 100% सेफ है। और यदि आप नहीं कराते हैं तो आपको फिर ऐसा एहसास दिला दिया जाएगा कि आपका बच्चा फिर कुछ नहीं हो सकता, आपका बच्चा कहीं किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ने के बाद भी हमें अपने बच्चे को कोचिंग करानी पड़ रही है तो वो क्यों करानी पड़ रही, फिर उस बड़े कॉलेज में हमारे पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो केवल पैसे का ही तो खेल है, केवल हमारी जेब से पैसा ही तो निकालना है कि हम एक बहुत महंगे बड़े कॉलेज में बच्चे का एडमिशन कराएं, फिर उसके साथ साथ फर्दर उसको सपोर्ट के लिए कोचिंग में उसका एडमिशन दिलाएं, वहाँ भी मोटी फीस भरें। तो केवल शिक्षा का व्यवसायीकरण, माँ बाप को बच्चे के नाम पर ठगने का कार्यक्रम सिर्फ़ और सिर्फ यही चल रहा है। और इसके लिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और सरकार कोई भी हो, चाहे मौजूदा हो, चाहे पूर्ववत की हो, और चाहे भविष्य में कोई सरकार आ जाए, शिक्षा को जब तक बाजारीकरण से बाहर किया नहीं जाएगा तब तक कोई भी सरकार इसका कोई इलाज नहीं कर सकती। क्योंकि शिक्षा इस प्रकार से व्यवसाय का इतना बड़ा रूप ले चुकी है, इतना विकराल रूप ले चुकी है कि उसको अब बैक फुट पे लाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। अभी मैंने पिछला जो वीडियो बनाया आपको, आप लोगों ने देखा होगा सरकारी नौकरी पे, जिस तरीके से देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल एक ही एजेंडा रखा सरकारी नौकरी का, कि सरकारी नौकरी मतलब रोज़गार, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप बेरोज़गार। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे मसला बन गया है कि पढ़ाई मतलब किसी अच्छे कॉलेज से, तो आपका बच्चा पढ़ा तब उसके भविष्य की गारंटी, अगर उस कॉलेज या उस कोचिंग से बच्चा नहीं पढ़ा तो भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। तो दोनों ही हालातों में, माँ बाप हो चाहे पढ़ने वाला बच्चा हो, दोनों ही हालातों में ये लोग, अगर हम शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखते हैं तो माँ बाप और बच्चे उस शिक्षा के उपभोक्ता हुए, और उपभोक्ता का शोषण हर तरीके से जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो करते ही हैं किसी ना किसी रूप में। क्योंकि कोई भी अपने प्रोडक्ट को ख़राब नहीं बताता, सबके लिए उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है, लेकिन जो आउटपुट है वो उपभोक्ता ही तय करता है। तो इसलिए आज के जो समय में शिक्षा का इस तरीके से बाजारीकरण या व्यवसायीकरण जो हो रहा है, तो उससे बेहतर है कि हम और आप अपने बच्चों को सरकारी कॉलेज में पढ़ाएं, और फिर जब बात आती है कोचिंग की तो एक किसी अच्छी कोचिंग में उनका दाखिला कराकर उनको कोचिंग दिला दी जाए। यही एक तरीका है थोड़ा सा पैसे की जो बजट है उसको कम करने का, और अपने जेब को इस प्राइवेट जो शिक्षा का व्यवसायीकरण का बाज़ार है उससे बचने का। बाकी चाहे स्कूल किसी शहर या देश के बड़े महंगे और बड़े अच्छे स्कूल, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि एक शहर के बहुत बड़े स्कूल से आपका बच्चा कॉलेज से पढ़ के निकले और उसको किसी प्रकार की कोई बड़े किसी कंपनी में या किसी एक बड़े कॉरपोरेट हाउस में बड़ा पद मिल जाए। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। ये जो गारंटी भरी जाती है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा होता है और एक तरीके का धोखा होता है। ठीक है, जाने कितने बच्चे हैं जिन्होंने पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, उसके बाद भी उनके
हिस्से में कोई अच्छा रोजगार नहीं आया और अंत में या तो वो अपना कोई व्यापार कर रहे हैं या जो भी अपनी क्षमता अनुसार उनको नौकरी मिली या जो मिला वो उसमें अपना काम चला रहे हैं। केवल आज की जो मौजूदा स्थिति परिस्थिति है उसमें जितने भी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान हैं वो केवल और केवल माँ बाप की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, इंटर तक तो कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इंटर तक उस स्कूल बल्कि ग्रेजुएशन तक मान लीजिए कि वो सारे स्कूल और कॉलेज हर रिस्क से फ्री होते हैं, क्योंकि इंटर तक स्कूल और कॉलेजों का रिस्क उतना मतलब ग्रेजुएशन तक नहीं होता है। ग्रेजुएशन के बाद जो स्कूल और कॉलेज प्रोफेशनल स्टडीज़ की बात करते हैं उनके लिए गारंटी लेते हैं, जॉब गारंटी देते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आती है, क्योंकि वो जॉब गारंटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप हमारे यहाँ से अगर ये कोर्स करेंगे तो आप हमारे यहाँ से एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे, पीजीडीसीए करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे तो आपको गारंटीड बड़ी कंपनी में अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा उनका जो रेपुटेशन है उस पर फ़र्क पड़ता है। और हालांकि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ से बच्चे बहुत अच्छे पैकेजेस पे सेलेक्ट हुए, उसके बाद भी वो 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उनकी जॉब छूट जाती है। तो ये एक प्रकार का जो पूरा इकोसिस्टम बना है स्कूल कॉलेज कोचिंग्स का, जो एक इकोसिस्टम बना है, उस इकोसिस्टम में आप ये मान के चलिए केवल और केवल उपभोक्ता जो कि पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं वही फंसते हैं, बाकी और कोई नहीं। सरकारी नौकरी के नाम पर भी आज मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक यूट्यूब पे मैं शॉर्ट देख रहा था तो उसमें एक कोचिंग का नाम आया और उसका स्लोगन था हर घर में एक आईएएस। अब आप खुद हिसाब लगाइए, सरकारी नौकरी पूरे देश में केवल 2% है और उनका स्लोगन था हर घर में एक आईएएस। आईएएस तो छोड़िए, अगर आप हर घर में एक चपरासी भी बनवा दें तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आप बात कर रहे हैं हर घर में आईएएस। पूरे देश में 2% नौकरियां, आप हर घर में आईएएस। तो इस तरीके के जो लुभावने, मैंने आपको कहा ना कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत बच्चों को, माता पिता को ऐसे लुभावने बातें, ऐसे लुभावनी बातें बताई जाती हैं कि अगर ये संबंधित कोचिंग, संबंधित स्कूल, संबंधित टीचर, संबंधित जो भी व्यवस्था है, अगर वो उस बच्चे को ना मिली तो उस बच्चे का भविष्य अंधकारमयी हो जाएगा। और ये सारी जो स्लोगन्स हैं कि गारंटीड जॉब, हर घर में एक आईएएस, और इंजीनियरिंग के नाम पे आप हमारे यहाँ आइए, 100% सिलेक्शन इंजीनियरिंग में, 100% सिलेक्शन मेडिकल लाइन में, 100% सिलेक्शन और किसी फील्ड में। तो जो 100% ये गारंटेड जो वर्ड यूज़ होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप और बच्चों को गुमराह करने के लिए होते हैं। कुछ भी 100% नहीं होता, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। बस ये है कि सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को ग्लैमराइज करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं और उनको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आपके सामने प्रेजेंटेशन ऐसी दी जाती है कि आपकी कामयाबी की गारंटी यही लोग भर सकते हैं और कोई आपको जीवन में कामयाब बना नहीं सकता है। यदि आप इनके पास पढ़ने नहीं गए या आपने इनसे शिक्षा ग्रहण नहीं की तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसके अलावा, मार्केटिंग के अलावा, आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो शायद ही कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें तो उनकी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता भले ही हो, वरना आपको गुणवत्ता वाली शिक्षा देखने को कहीं नहीं मिलेगी। स्कूल कॉलेजेस में आजकल एनुअल प्रोग्राम कराए जाते हैं, उनमें किन को बुलाया जाता है? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, ठीक इस तरीके से लोगों को बुलाया जाता है, ना कि कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाता है जिससे देश से संबंधित बच्चों की कोई जानकारी बढ़ सके। कौन हमारे पूर्व में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, किन लोगों की वजह से हम आज़ाद हुए, हमारे देश का इतिहास क्या था,
इस तरीके की किसी भी चीज़ का क्रियान्वयन या क्रियाकलाप आजकल स्कूलों में या कॉलेजों में नहीं कराया जाता है। केवल और केवल एनुअल डे के नाम पे, एनुअल फंक्शंस के नाम पे सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर एक जो ग्लैमराइज वातावरण है उसको अप्रोच करके और बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस अंक में इतना ही। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राम राम जी दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।